हो सकता है अगर वो बन जाती हैं तो उनके लिए जो पैसे खर्च होंगे उनको बनाने में या फिर किसी भी तरीके के विकास कार्य में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है, कोई समस्या होती है, तो उसको खर्च के लिए भी सरकार ने पैसे अलर्ट कर दिए। इसके साथ साथ और भी कई बड़े कामों पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें कई अन्य विभागों के जो कार्य थे उसमें किस तरीके के काम हुए हैं, साथ ही साथ कौन से ऐसे काम रुके हुए हैं, सारी मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मॉनसून आने से पहले ही जो है वो तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणेमार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया। इस बैठक में ग्रामीण विभाग की सड़कों की रखरखाव और नीतियों पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ इसको लेकर के कई आदेश भी दिए गए। आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की समस्या होती है, ऐसे में इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक की थी। इस बैठक में सभी बांधों को, साथ ही साथ पुल और पुलिया को भी दुरुस्त करने की बात की थी और इसके साथ साथ जो सड़कें हैं उन सब पर किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, वो उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने बात की थी। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने सड़कों के रखरखाव को लेकर के, खास करके मानसून से पहले सरकार जो है अपनी कई तैयारियों में जुटी हुई है और अब सड़कों के रखरखाव के लिए भी मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की और इस बैठक में बात की गई है कि किस तरीके से सड़कों का रखरखाव किया जा सके और जो भी काम रुके हुए हैं उसको पूरा किया जा सके। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के भी जब बैठक हुई तो बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर के भी बातें हुई, उसको लेकर के कि आखिर में किस तरीके के आगे परामर्शदात्री समितियां होंगी और कैसे काम होंगे। पंचायत चुनाव लेट होगा तो अब इसको लेकर के DTV संवाददाता निषेध ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से खास बातचीत की, उसके अंश देखिए। का असर पंचायत चुनाव पर भी पड़ा है और पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होगा। अभी फिलहाल पंचायती जो चुनाव है उसको टाल दिया गया है। हमारे साथ मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, पहले उनसे बात करेंगे। सर, परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी, कौन लोग उसमें शामिल होंगे? देखिए, 2006 में जब कानून बनाए गए थे पंचायती राज एक्ट, उसमें ये व्यवस्था नहीं थी कि चुनाव यदि नहीं हो पाए तो क्या करेंगे। इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया गया है कि हम यदि चुनाव नहीं हो पाए तो हम एक व्यवस्था खड़ा करके एक परामर्शी समिति बनाएंगे और समिति के माध्यम से जो विकास के कार्य हैं उसको लगातार आगे बढ़ाते रहना है। इसको पंचायत लेवल पर, ग्राम कचहरी लेवल पर, जिला परिषद के लेवल पर, प्रखंड के लेवल पर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि हम 5 साल से अधिक किसी का भी कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है कि कैसे गांव के, पंचायतों के विकास आगे भी चलते रहे। सर, जो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, अभी इस पर सहमति बनने बाकी है। अभी हम लोग कमेटी बनाएंगे और कमेटी के स्वरूप जब तक कानून नहीं बना है तब तक तो कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। तो महामहिम राज्यपाल के जब आदेश प्राप्त हो जाएंगे तो हम लोग इसको आगे ले जाएंगे। पंचायत के विकास पे भी कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि कार्यकाल भी 15 जून को तो खत्म होने वाला है। नहीं, हम लोग हर हालत में 15 जून के पहले ये पूरी व्यवस्था खड़ा करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पे 15 जून से पहले जो तमाम व्यवस्था है उसको पूरी कर ली जाएगी और पंचायत के विकास में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। तो बिल्कुल, चुनाव भले ही देर हो जाए लेकिन पंचायत के विकास कार्य में किसी भी तरीके की बाधा नहीं उत्पन्न होगी और ये खुद कहा है पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी ने। उन्होंने खास बातचीत में ये बातें साफ कही है कि किस तरीके से हालत होंगी और 15 जून के बाद जब पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत जो समितियां हैं उसके कार्यकाल जब खत्म हो जाएंगे तो उससे पहले सरकार अपनी पूरी तैयारी कर लेगी। तो ये मान सकते हैं कि पूर्ण अब हो गया है कि पंचायत चुनाव जो होगा वो समय पर नहीं होगा। इधर कैबिनेट में परामर्श समिति बनाने और मुखिया का जो कार्यकाल होगा उसे नहीं बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव के कार्यकाल खत्म होने के बाद पंचायतों के विकास में कई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासनिक नियुक्ति को लेकर के अधिकारियों और पदाधिकारी जो अगर नियुक्त किए जाएंगे तो पैसों का लूट खसोट
होगा। के कार्यकाल समाप्ति के बाद पंचायतों के विकास में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि अगर पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में अगले चुनाव तक उन प्रतिनिधियों के पास ही जिम्मेदारी सौंपी जाए, तब तक जब तक कि अगला चुनाव नहीं हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकारी महकमे, पदाधिकारी और अधिकारी पैसे के लूट खसोट बंदरवांट कर देगा और सरकार की योजना धरातल पर और पंचायतों में नहीं। वहीं कैबिनेट की बैठक को लेकर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 जून तक पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सकता है तो पंचायत के जो मुखिया हैं उनका कार्यकाल बढ़ाना जाना चाहिए। आज बिहार सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर के 15 जून को जो पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसको लेकर के इस कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों का विकल्प अधिकारी नहीं हो सकते, इस बात का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए तत्काल, क्योंकि 15 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अब तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं। इधर लखीसराय में भाजपा माले सहित कई वाम दलों ने समस्तीपुर जिले के विद्युतपुर के माले विधायक अजय कुमार पर किए गए जानलेवा हमले के विरोध में धरना दिया। इस प्रदर्शन के दौरान भाकपा माले नेता दीपक कुमार ने कहा कि विधायक पर किए गए हमले के विरोध में पुलिस जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करे, नहीं तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। साथ ही साथ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि विधायक पर हमले को लेकर के लगातार प्रदर्शन चल रहा है। पिछले दिनों वामपंथी दल जो है वो उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर वहां विद्युतीपुर के जो विधायक हैं उनके ऊपर जो हमले हुए हैं उस हमले का विरोध करते हुए इन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो फिर अजय कुमार के जो आरोपी हैं, यानी कि विधायक अजय कुमार जो हैं और उन पर हमला करने वाले जो आरोपी हैं, उन आरोपी की अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो फिर वामपंथी दल जो हैं वो इसके लिए आगे उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। भाकपा विधायक दल के नेता विभूतिपुर विधायक कॉमरेड अजय कुमार के ऊपर समस्तीपुर पार्टी जिला कार्यालय में हमला हुआ है। यह हमला 1 महीना पहले भी हुआ था, जो कि मुख्यमंत्री को भी यह सूचना दिया गया था, मगर उस हमलावरों को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया और यह दोबारा हमला अजय कुमार के ऊपर जान लेने की नीयत से किया गया है। इधर पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन समीक्षा करते हुए भविष्य के लिए तैयारी कर ली गई है। वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगभग 30,000 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां कराई जाएंगी। इसके साथ साथ मंगल पांडे ने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से बाकी संक्रमण का खतरा फैल रहा है और वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की जो उम्मीद की जा रही है, जिस पर बिहार सरकार पूरी तरीके से निपटने को तैयार है और इसके लिए बाजाबते स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं ये भी कहा गया कि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों को काफी इससे दिक्कत हो सकती है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बच्चों के लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है और किसी भी तरीके की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हम लोगों के ध्यान में होगा कि बिहार पहला राज्य है जिसने ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन दवा को अस्पतालों में पहुंचवाने का काम किया और आज भी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन जिन अस्पतालों को दवाइयों की जरूरत है, प्रतिदिन दवाइयां आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि और अन्य जगहों से सहयोग प्राप्त करके हम इस एम्फोटेरिसिन की उपलब्धता को और बढ़ाएं। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो हैं, जिन्होंने कहा कि कोरोना के इस काल में बिहार को एक और नई बीमारी जो है वो परेशान कर रही है, वो है ब्लैक फंगस। यानी कि ब्लैक फंगस से जो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, बाजाबते सरकार ने उसके लिए बेहतर व्यवस्था की है, क्योंकि जो ब्लैक फंगस है उसको एपिडेमिक एक्ट के तहत
नामित कर दिया गया है और अब ये आपदा के लिस्ट में शामिल हो गया है, तो सरकार इसके लिए पूरी सुविधा देगी, पूरी तैयारी कर रही है और इसके लिए बाकायदे जो भी इलाज होंगे वो फ्री में दिए जा रहे हैं और इसकी खुद मॉनिटरिंग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कर रहे हैं। अस्पतालों में जो भी स्थितियां हैं उसकी नजर रखे हुए हैं और उस पर और जो भी कमियां हो रही है उसकी पूरा करने की पूरी कोशिश स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कर रहे हैं। ये बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे रामदेव बाबा की। दरअसल बाबा की हरकत ने अब बवाल मचा रखा है। एलोपैथी चिकित्सा को लेकर बाबा रामदेव के साथ डॉक्टरों का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति यह है कि मंगलवार यानी कि बाबा रामदेव के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहा। कोरोना महामारी के बीच इस विवाद ने सरकारों को भी चिंता में डाल दिया है। बाबा रामदेव के बयान को लेकर जहां पूरे देश में राजनीति हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर का आक्रोश भी लगातार जारी है। इस बीच पटना पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट किया। डॉक्टरों का कहना है कि रामदेव बाबा की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसके साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। खास करके जो सरकारी रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, इसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन करते हुए बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बाबा रामदेव ने पिछले दिनों एक बयान दिया था जिसमें एलोपैथ और एलोपैथी से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ उन्होंने बड़ी बातें कही थी। देश में जिस तरीके से कोरोना के इस काल में डॉक्टर जो हैं एक तरीके से मर रहे हैं और इसको लेकर के डॉक्टरों ने कहा है कि उनको शहीद घोषित करने की मांग की है। और ऐसे में जहां एक तरफ डॉक्टरों की मौत हो रही है वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव के बयान जो है वो उनको सुर्खियों में डाल रहे हैं और उसका विरोध हो रहा है। इससे पहले उन्होंने साफ तौर पर आईएमए के साथ साथ देश के डॉक्टरों से लगभग 25 सवाल किए हैं और बजाते इसके लिए उन्होंने एक लेटर जारी किया है और उसमें सवाल किया है। उन्होंने ये भी कहा था पिछले दिनों जो बयान दिया था, उस बयान में ये भी कहा था कि अगर डॉक्टर इतने सही और दवाई इतने बेहतर है तो फिर डॉक्टर खुद मर रहे हैं, वो खुद को बचा क्यों नहीं रहे। इसके बाद अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर डॉक्टरों के खिलाफ जो डॉक्टर हैं वो रामदेव बाबा के खिलाफ अपनी नाराजगी पेश कर रहे हैं और इसको लेकर के साफ तौर पर डॉक्टरों ने रामदेव बाबा को डॉक्टर नहीं, एक योग गुरु नहीं बल्कि उन्हें व्यवसायी बना दिया। कोरोना पेंडेमिक में काफ़ी आगे बढ़कर हम लोगों ने लोगों की जान बचाई है और हमारे कितने भाई बहनें जो डॉक्टर्स हैं, कई लोग शहीद हो गए हैं इस डिजीज़ से दूसरे को बचाने के दौरान। तो सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जो भी डॉक्टर शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिले प्रॉपर, ठीक है। और सेकेंड, जो बिजनेसमैन रामदेव है जिसको तथाकथित बाबा कहिए, बाबा रामदेव मैनेजर हैं, रामदेव ओनर है पतंजलि ब्रांड के, वो हमारे शहीद हुए डॉक्टर्स के खिलाफ बयान देते हैं कि जो डॉक्टर्स खुद को नहीं बचा पाए दूसरों को क्या बचाएंगे। इस तरह से शहीदों का अपमान कर रहे हैं, वो एक तरह से देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, आज पूरे भारत में ब्लैक दिवस मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं और काला बिल्ला लगाकर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना चुप्पी तोड़े और क्विक जो ये क्विक रामदेव है तथाकथित बाबा रामदेव बिजनेसमैन, उसको अरेस्ट करें। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे आपको कि किस तरीके से देखते ही देखते ग्रामीण बैंक से करोड़ों रुपए हो गए गायब। जल्द लौटते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ,
मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बक्सर की। दरअसल बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड में स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से ग्राहकों के करोड़ों रुपए गायब हो गए। वहीं खबर सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि बैंक खाते से पैसे गायब होने की बात जब ग्राहकों को मिली तो सैकड़ों ग्राहकों ने बैंक पर पहुंचकर हंगामा किया। वहीं जब इस मामले पर बैंक कर्मी से बातचीत करने की कोशिश की गई तो फिलहाल उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले के बाद बैंक के जो मैनेजर हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से करोड़ों रुपए गायब हो गए और ऐसे में वहां के जो मैनेजर है वो मैनेजर फरार बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर में इस बैंक से और लोगों के खातों से लाखों रुपए गायब होने की जो सूचना है वो कैसे हो गई। एक एक व्यक्ति के खाते से लाखों रुपए गायब हो गए जिन लोगों ने पहले से सेविंग कर रखा था। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात उठती है कि आखिर में बैंक से देख सकते हैं तस्वीरें में भी आप किस तरीके से कि ये जो बैंक है बक्सर जिले की ये तस्वीर है। और जब ग्राहक को जब इस बात की जानकारी लगी तो वो बैंक में काफी भीड़ उमड़ गई। लोग अपने खाते के पैसे देखने निकल गए। तो ये आशा परारी की जगह की है जहां पर बैंक में भारी भीड़ देखने को मिली जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि बैंक से करोड़ों रुपए गायब हो गए। बताइए। इधर पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है जहां बहादुरपुर थाना अंतर्गत रामकृष्ण कॉलोनी में एक लॉज संचालक के घर में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर घर वालों को बंधक बनाया और फिर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि अपराधियों में 1,60,000 नगद समेत करीब 10 लाख की जेवरात भी लूट ली। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के बहादुरपुर थाना अध्यक्ष सनोवर खान ने बताया कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सर 4 की संख्या में आए थे ये लोग, कुंडी खटकाए और बोले कि अब उसके बाद कुंडी खटकाने वाले में कुंडी खोला। कुंडी जैसे खोलते उन्होंने धक्का मारा, धक्का मारते हुए नीचे गिरा और सीधा लेकर रिवॉल्वर टांग दिया। कट्टा है रिवॉल्वर, मैं ये पहचानता हूँ, मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया कौन रिवॉल्वर का कौन कट्टा था। पिस्टल टांग के हाथ में उन्हें तान दिया। तानने के बाद मम्मी नहा रही थी, वाइफ और बच्चे अंदर रूम में थे। रामकृष्ण कॉलोनी में जी घर में बहुत देर लूटपाट की घटना घटी है। दर्ज किया गया है, हमारी की जा रही है। क्या अनुसंधान में अभी तक कहाँ तक पहुँचे, क्या मन लगता है आपको? अनुसंधान जारी है, कल की घटना है, हुआ है। अनुसंधान में जो आएगा बताया जाए, अभी तो नहीं बता सकते। इधर कटिहार में लॉकडाउन की मजबूरी ने मजदूर को अपराधी बना दिया है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे मजदूर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और लूटे गए मोबाइल भी बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने कहा कि घटना को अंजाम देने से पहले ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिलहाल फिराक में थे। 31/5/21 को टनपुरा थाना अध्यक्ष दिन में गश्ती में वाहन चेकिंग वगैरह में निकले हुए थे। इसी क्रम में
करीब 1:30 बजे में मैलवासा रेलवे गुमती के पास 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर अचानक संदिग्ध लग रहा था, जिसको खदेड़ करके इन्होंने पकड़ा। तो जो दोनों है वह एक अपना नाम शौकत राय जो लक्ष्मीपुर फलका का निवासी है, दूसरा मोहम्मद कासिम बताया जो शरीफगंज का। इधर नवादा जिले के कादिरगंज ओपी क्षेत्र स्थित सकरी नदी में अवैध खनन को रोकने गई पुलिस टीम पर बालू माफिया के उकसावे पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और जमकर पत्थरबाजी की। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और तकरीबन 2 दर्जन ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया। वही मामले में खनन और पुलिस की 2 गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इधर नालंदा जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर किसानों के द्वारा प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन यास तूफान ने इस किसानों के मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, जिसके कारण जिले के रहोई प्रखंड, बिहार शरीफ, हरनौत समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्याज की बड़ी पैमाने पर खेती की जाती है। वही फसल के नुकसान के बाद अब किसान परेशान हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जहां एक तरफ प्रदेश में यास तूफान का कहर देखने को मिला और अब यास तूफान के कहर के कारण हुई जो बारिश ने किसानों को मजबूर कर दिया। दरअसल जितनी तेजी से बारिश हुई और उस बारिश का असर है कि खेतों में जो फसल लगे हुए थे वो फसल अब पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं और इसमें सबसे अधिक किसान जो है नालंदा जिले के जो किसान हैं वो प्याज की खेती करते थे और ऐसे में अब प्याज जो है वो खेतों में सड़ने लगा है, क्योंकि बारिश के दौरान जो पानी खेतों में जमा हो गई वो अब प्याज को बर्बाद कर रही है और ऐसे में अब किसान जो है वो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें लाखों का नुकसान हो गया है इस खेती के कारण। जहां किसान पहले ये उम्मीद लगाए थे कि आगे आने वाला दिन उनका बेहतर होगा, लेकिन एक बार फिर से यास तूफान के इस कहर ने किसानों को परेशान कर दिया है। 1 साल से 3 साल मतलब लॉकडाउन चल रहा था, वो सारा फसल मेरा प्याज का बर्बाद हो गया। कैसे? ये बारिश के कारण। अच्छा। बारिश के कारण तो प्याज सारा मेरा फसल खराब हो गया। ये हम खेत पट्टा पर लिए हुए थे, लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया हम खेत का पट्टा किराया देते हैं। हम छोटा मोटा किसान हैं, तो मेरा फसल जब घर नहीं जाएगा तो फिर हम कैसे बच्चे को पालन करें। इधर बात अब झारखंड की करते हैं। धनबाद में एम्बुलेंस से अवैध शराब का कारोबार करने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि एसपी मनोज ने अंग्रेजी शराब से भरी एक एम्बुलेंस को पकड़ा है। वहीं एम्बुलेंस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस एम्बुलेंस को पकड़ा गया है, जिससे शराब तस्करी का काम किया जा रहा था। क्या मामला है सर? तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपने आप को सेफ़ रखें, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है और मुझे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि हम अब हमें आदत सी हो गई है मास्क और सैनिटाइज़र्स के साथ जीने में, और अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ऐसा टाइप। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो वैक्सीनेट रजिस्टर करें। अगर आपका स्लॉट नहीं भी आया तो थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि वो आएगा, अपना टाइम आएगा। अपने वैक्सीनेशन का टाइम आएगा, सो डोंट वरी। अगर वो भी हो जाए उसके बावजूद भी मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करना बंद ना करें। साथियों,
मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम नंदलाल सिंह है। मेरे परिवार के सभी सदस्य लगभग कोरोना से संक्रमित हो गए थे। घर में एक पैनिक की स्थिति बनते जा रही थी, लेकिन मैंने धैर्य से काम लिया। सभी सदस्यों को मैंने हंसाना शुरू किया, उनको बहलाना शुरू किया, उनसे दूरी तो बनाए रखी, मास्क का इस्तेमाल किया, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस नहीं रखा। उन सबों के साथ बात करना, समय पर उन लोगों को खाना दिलवाना, आयुर्वेदिक दवाएं कुछ जैसे नींबू, दूध, हल्दी आदि, लहसुन इत्यादि का प्रयोग जो होता है वो कराते रहा। कुछ इंग्लिश मेडिसिन्स जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए थे, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, लिम्सी, कुछ जिंक से संबंधित दवाएं, ये भी चालू रखी। और सबसे बड़ी बात थी कि उन लोगों को हमेशा खुश रखना शुरू किया। फिजिकल डिस्टेंस रखा, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस नहीं रखा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, भय नहीं करें। कोरोना एक वायरस है, जिस तरह से आम वायरस होता है। हंसते खेलते रहिए, मोरली बूस्टअप रहिए, आपको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपने आप को सेफ़ रखें, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है और मुझे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि हम अब हमें आदत सी हो गई है मास्क और सैनिटाइज़र्स के साथ जीने में, और अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ऐसा टाइप। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो वैक्सीनेट रजिस्टर करें। अगर आपका स्लॉट नहीं भी आया तो थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि वो आएगा, अपना टाइम आएगा। या सो अपने वैक्सीनेशन का टाइम आएगा, सो डोंट वरी। अगर वो भी हो जाए